हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है विलियन, ठीक है ना बच्चों, जिसका कि अभी आप लोगों को मालूम है कि हम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसका कि जो चौथा अणु संख्या गुणधर्म आपने देखा था परासरण दाब, आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं परासरण दाब के बारे में। किसके बारे में? परासरण दाब के बारे में। अणु संख्या गुणधर्म आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा था कि अणु संख्या गुणधर्म की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप लोग जानते हो कि अणु संख्या जो गुणधर्म है वो 4 होते हैं। आप लोगों ने देख लिया 4 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था, आप लोग जानते हो, वासदा में आपेक्षिक अवनमन, फिर हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, फिर हमने पढ़ा कौन सा? हिमांक में अवनमन, और लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा परासरण दाब। तो आज हम लोग यहाँ पर इस परासरण दाब को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि परासरण दाब मापने की ये जो वर्कले हर्टले विधि होती है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना? परासरण दाब मापने की जो वर्कले हर्टले विधि है उसको आप अच्छे से समझिएगा। आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं वर्कले हर्टले विधि। ठीक है बच्चों, कौन सी विधि? वर्कले हर्टले विधि। तो इसको समझिए आप लोग। देखो, इस विधि को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इस डायग्राम को समझिए पहले। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप क्या समझेंगे? पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। यहाँ पर डायग्राम समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस डायग्राम को देखिए। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ मैं पेन लेकर जाऊँगा आप उसको ध्यान से देखिए। इस जो पूरी परासरण दाब मापने की कौन सी विधि पढ़ना है? हमें पढ़ना है वर्कले हर्टले विधि। याद रखना, कौन सी बच्चों? वर्कले हर्टले विधि। इस विधि का नाम है वर्कले हर्टले विधि। ठीक है, परासरण दाब मापने की विधि है ये। तो इसमें देखिए कि इस विधि में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मेरे पेन जा रहा है ये होता है एक स्टील का पात्र। याद रखना आप लोग, ठीक है ना? इस विधि में क्या होता है बच्चों, ये जो देख रहा है जहाँ तक मेरी ये स्याही जा रही है, तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है, ये जो है ना, ये इस विधि में स्टील का बना हुआ एक मजबूत बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ये जो है ना, आपको ध्यान रखना, ये क्या है? एक स्टील का बना हुआ मजबूत बेलनाकार पात्र है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया हमारा? स्टील का बना हुआ मजबूत बेलनाकार पात्र हो गया। अब इसकी बाहरी सतह पर, तो ये वाली सतह पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो इसकी बाहरी सतह है, यहाँ से आपको ध्यान रखना दाब को डालने के लिए ये पिस्टन लगा होता है। तो जहाँ पर ये मेरा पेन जा रहा है, याद रखना ये पिस्टन है बच्चों। क्या है ये? पिस्टन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो दाब को मापने के लिए इसकी ऊपरी सतह पर एक क्या लगा होता है? दाब को डालने के लिए यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। साथ में यहाँ देखिए ये जो लगा है इसे हम बोलेंगे दाब मापी। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? तो यहाँ पे घड़ी लगी होती है जिसे हम बोलते हैं दाब मापी। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या क्या ध्यान रखना है आपको? आपको याद रखना है कि इसमें स्टील का बना हुआ एक मजबूत बेलनाकार पात्र होता है जिसकी बाहरी सतह पर दाब को डालने के लिए क्या होता है? एक पिस्टन लगा होता है। ये वाला क्या होता है बच्चों? एक पिस्टन लगा होता है। साथ में दाब को मापने के लिए एक दाब मापी भी लगा होता है। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो, इसके बाद क्या याद रखना है कि इस पात्र के बीचों बीच, ठीक है, तो इसके बीचों बीच जहाँ जहाँ पेन जाएगा वहाँ देखिए आप, ये जो पेन चल रहा है इस पात्र के बीचों बीच में, यहाँ से जहाँ से ये पेन जा रहा है पिंक कलर का, इसको ध्यान देखिए। इस पात्र के बीचों बीच में यहाँ पर क्या होता है? एक सरंध्र पात्र लगा होता है। कौन सा पात्र? यहाँ पर एक सरंध्र पात्र। सरंध्र का मतलब होता है जिसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, और याद रखना इस पात्र के बीचों बीच में क्या करते हैं बच्चों? हम इस पात्र के बीचों बीच में एक सरंध्र पात्र को फिट कर देते हैं। और ये जो सरंध्र पात्र है जो भी आपको मैंने बनाया, इसमें हम क्या करते हैं? ध्यान रखना, इसमें हम कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई झिल्ली को लपेट देते हैं। यहाँ से आप देखिए, इसके ऊपर हमने क्या लपेट दिया? इसके ऊपर हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई झिल्ली यहाँ से लपेट दी। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इसमें हमने क्या किया? यहाँ से कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई झिल्ली लपेट देते हैं। अब देखो, इस सरंध्र पात्र के एक ओर, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये जहाँ जहाँ पेन चल रहा है इसको देखेंगे, इस सरंध्र पात्र के एक ओर हमने क्या लगा दिया? ये केसिका नली लगी होती है। क्या लगी होती है बच्चों? केसिका नली। इसमें यहाँ से ये द्रव भरा रहता है, ठीक है, जल भरा रहता है। जल क्या होता है? विलायक होता है। और इसकी दूसरी ओर राइट हैंड यहाँ पर, यहाँ से जल को निकलने के लिए एक टोंटीदार कीप, या जिससे आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ पे एक टोंटी लगी होती है। क्या लगी होती है बच्चों? यहाँ से एक टोंटी। तो ये किसका वर्णन हुआ हमारे? ये हुआ हमारा पूरा इस डायग्राम का वर्णन। अब इसमें क्या करेंगे? देखो, ये जो केसिका नली है, समझना आप लोग अच्छे से, क्या है बच्चों? ये जो केसिका नली है इसमें हम यहाँ से जल भर देते हैं। क्या भरते हैं? जल। जल क्या होता है? हमारा विलायक। तो इसमें हमने जब जल भरा तो ये जल कहाँ गया हमारा? ये सरंध्र पात्र में। कहाँ चला गया? सरंध्र पात्र में। और इसके ऊपर नीचे आप जहाँ विलयन लिखा है तो इसमें विलयन है। विलयन में चूंकि विलेय और विलायक दोनों होते हैं, समझना आप,
विलियन में क्या होता है, ब्ले और ब्लैक दोनों होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि स्टील का बना हुआ क्या होता है, यहाँ से देखो एक मजबूत बेलनाकार पात्र होता है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक सरंध्र पात्र लगा होता है, यहाँ से दाब को डालने के लिए पिस्टन लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, दाब मापी रहता है। साथ में यहाँ पे क्या होता है, जल को भरने के लिए एक केशिका नली लगी होती है, और यहाँ से जल को निकालने के लिए एक टोंटी भी लगी होती है। ठीक, अब देखो इतना पूरा समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए बेटा क्या करते हैं, हमको इस उपकरण को पूरा हम व्यवस्थित कर लेते हैं, और इसमें यहाँ से देखिए, यहाँ से जो देख रहा है आपको, यहाँ से इसमें जल भरते हैं। क्या भरते हैं, जल, और ये जल भर दिया तो जल यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसमें जल भराइए। अब जब हम इसको स्थिर रख देते हैं, चूंकि ये क्या है हमारा, ये सरंध्र पात्र है, ये क्या है बच्चों, ये सरंध्र पात्र है। क्या है, ये सरंध्र पात्र है, ठीक है ना। तो इसमें से ध्यान रखना, जल क्या होता है, विलायक, और इसमें लगा क्या है आपको मालूम है, इसमें लगा है कॉपर फेरोसाइनाइड। और आपको मैंने जब झिल्लियाँ पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि कॉपर फेरोसाइनाइड में से विलायक के कण निकल जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्या होता है बच्चों, इस सरंध्र पात्र में से, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ देखिए, तो ऊपर और नीचे की ओर क्या होता है, ये जो जल मतलब विलायक के कण हैं, ये सरंध्र पात्र में से निकल के कहाँ जाने लगते हैं, इस विलयन में आने लगते हैं। ऊपर और नीचे कहाँ लगते हैं बच्चों, इस विलयन में आने लगते हैं। जब ये विलयन में आने लगेंगे तो यहाँ से जल कम होगा, और जब यहाँ से जल कम होगा तो ये जो केशिका नली है, ध्यान रखना, इस केशिका नली में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जल का स्तर जो है वो नीचे गिर जाता है। कहाँ चला जाता है, जल का स्तर नीचे गिर जाता है। और जब जल ऊपर और नीचे जाएगा तो आपको मालूम है कि जब विलायक के कण जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं बच्चों, परासरण। तो हम कह सकते हैं कि इस सरंध्र पात्र से जो विलायक के कण हैं वो परासरण की क्रिया के कारण कहाँ जाने लगते हैं, विलयन में जाने लगते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ जाने लगते हैं, विलयन में जाने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन की सहायता से क्या करेंगे, इस पिस्टन की सहायता से हम यहाँ पर दाब लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इस पिस्टन की सहायता से हम यहाँ पर दाब लगा देंगे। ठीक है ना। जब हम यहाँ पर दाब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, ये जो परासरण की क्रिया है ये रुक जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों, जब हम इस पर दाब लगाएंगे तो क्या होता है, ये जो परासरण की क्रिया है ये रुक जाती है। ध्यान रखना, क्लियर हो गया। और जिस दाब पर परासरण की जो क्रिया है वो रुक जाती है उसे हम बोलते हैं बच्चों परासरण दाब। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परासरण दाब। बात समझ में आ रही है। ये सरंध्र पात्र है, इस सरंध्र पात्र में से विलायक के कण विलयन की ओर जाने लगते हैं परासरण की क्रिया के कारण। इस परासरण को रोकने के लिए इस पिस्टन की सहायता से एक दाब लगाया जाता है, और जिस दाब पर ये परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे इस दाब मापी की सहायता से हम क्या करते हैं, वो रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुकती है उसे हम बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलेंगे बच्चों हम, परासरण दाब। तो ये डायग्राम आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए इसमें आपको लिखना किस तरीके से, आगे देखिए। ठीक हो, अब यहाँ से आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि परासरण दाब, अच्छे समझ रहे हैं यहाँ से आप लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा कि परासरण दाब मापने की वर्गले-हटले विधि। ठीक है, इस विधि का हमें सचित्र वर्णन करना है। इस विधि के लाभ भी हम लोग देखेंगे। चलो, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे आप अच्छे से हेडिंग डालेंगे वर्गले-हटले विधि। फिर लिखना है हमें ठीक है, हेडिंग डालिए वर्गले-हटले विधि। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो परासरण दाब मापने की वर्गले-हटले एक उपयुक्त विधि होती है। ठीक है बच्चों, परासरण दाब मापने की वर्गले-हटले एक उपयुक्त विधि है। इस विधि में क्या होता है, स्टील का बना हुआ, अभी आपको मैंने बताया था, इस विधि में स्टील का बना हुआ एक मजबूत बेलनाकार पात्र होता है, जो आपको अभी मैंने बताया था। ठीक है, देखो जिसकी बाह्य सतह पर, ऊपर की ओर अभी आपको बताया था, जिसकी बाह्य सतह पर क्या होता है बच्चों, दाब को डालने के लिए, किस लिए, दाब को डालने के लिए क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है, अभी आपको बताया था। साथ में ही क्या होता है बच्चों, दाब को मापने के लिए, याद रखना, दाब को मापने के लिए क्या होता है, एक दाब मापी, घड़ी टाइप की बताई थी आपको, एक दाब मापी भी लगा होता है। तो इतना आपको लिखना है। और देखो ये आपको बिल्कुल याद नहीं करना, बिना याद के हुए आपको अच्छे से याद हो गया। ये हो रहा है कि नहीं, एक बार और देखिए इसको अच्छे से, देखिए इसको, परासरण दाब मापने की वर्गले-हटले एक उपयुक्त विधि है। इस विधि में स्टील का बना हुआ एक मजबूत बेलनाकार पात्र होता है, जिसकी की बाह्य सतह पर क्या होता है, दाब को डालने के लिए एक पिस्टन लगा होता है, साथ ही दाब को मापने के लिए एक दाब मापी भी लगा होता है। अब देखिए इसको आगे क्या करेंगे हम, अब इसमें आगे समझिए आप लोग। यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से इस स्टील के पात्र के बीचों बीच, आपको बताया था, इस स्टील के पात्र के बीचों बीच क्या करते हैं हम, एक सरंध्र पात्र फिट कर देते हैं। सरंध्र मतलब रंध्र सहित, बात समझ में आ रही है।
इस स्टील के पात्र के बीचों बीच में क्या करते हैं, हम एक सरंध्र पात्र को फिट कर देते हैं। और आपको मैंने बताया था इस पात्र के चारों ओर क्या करेंगे बच्चों, हम इस पात्र के चारों ओर एक कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है वो लगा देते हैं। तो क्या लिखना है, इस पात्र के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्ध पारगम्य झिल्ली लिपटी होती है। क्लियर है। अब देखिए, इस सरंध्र पात्र के एक ओर केशिका नली, आपको बताया था ये वाली केशिका नली, तथा दूसरी ओर वाटर रिजर्वर या टोंटी लगी होती है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। क्या लिखना है बच्चों आपको यहाँ से, इस स्टील के पात्र के बीचों बीच एक सरंध्र पात्र लगा होता है। इस पात्र के चारों ओर आपको ध्यान रखना है कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्ध पारगम्य झिल्ली लिपटी होती है। और इस पात्र के मतलब सरंध्र पात्र के एक ओर केशिका नली तथा दूसरी ओर क्या लगा होता है बच्चों, वाटर रिजर्वर लगा होता है। क्लियर हुआ है। इस डायग्राम को आप एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो पूरा है ये क्या हमारा स्टील का पात्र है, ये जो बीचों बीच में है ये सरंध्र पात्र है, ये पिस्टन है, ये दाब मापी है, ये केशिका नली है और ये टोंटी लगी हुई है। ठीक है, बीच में हम क्या भरते हैं, ब्लैक भरते हैं। जब ये यहाँ जाता है परासरण की क्रिया होती है, इसको रोक देते हैं। ठीक है, पिस्टन की सहायता से इसे हम बोलते हैं परासरण दाब। चलिए आगे और पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझिए, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे यहाँ से कि देखो, इस उपकरण को हम चित्र के अनुसार क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। और स्टील के पात्र में मतलब जो ऊपर और नीचे, स्टील के पात्र में तो भरेंगे हम विलयन, और सरंध्र पात्र में क्या भरेंगे, जल मतलब विलायक। सरंध्र पात्र में जल भरकर क्या करते हैं, हम उपकरण को स्थिर रख देते हैं। ठीक है, जिससे वो हिले ना। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद कुछ समय के पश्चात जब हम देखते हैं तो क्या होगा, ये जो केशिका नली है आपको मैंने बताया था, इस केशिका नली में क्या होता है, जल का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, नीचे जाने लगता है। क्यों गिरता है समझिए, क्योंकि परासरण की क्रिया के कारण। समझना बच्चों, क्या होता है, क्योंकि परासरण की क्रिया के कारण क्या होता है, जल जो है सरंध्र पात्र से निकल कर कहाँ जाएगा, विलयन में जाने लगता है। समझ में आ रहा है बच्चों, विलयन में जाने लगता है। ठीक है ना। अब देखिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, इस पिस्टन की सहायता से, किसकी सहायता से, पिस्टन की सहायता से दाब लगाया जाता है। और जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसकी रीडिंग हम क्या करते हैं बच्चों, दाब मापी की सहायता से उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो दाब है याद रखना, यह दाब परासरण दाब होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, यह जो दाब होता है इसे हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से। इसको पूरा हम जल और विलयन को भर के रख देंगे। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि केशिका नली में जल का स्तर क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। क्योंकि परासरण की क्रिया के कारण क्या होता है, जल जो है सरंध्र पात्र से निकल कहाँ जाने लगता है, विलयन में जाने लगता है। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम पिस्टन की सहायता से दाब लगाते हैं। और जिस दाब पर यह क्रिया रुक जाती है उसकी रीडिंग जो है हम दाब मापी से नोट कर लेते हैं। ये जो दाब होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं परासरण दाब। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमें अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, और इजी तरीके से आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा परासरण दाब मापने की वर्कली हर्टले विधि। याद रखिएगा, परासरण दाब मापने की वर्कली हर्टले विधि। परासरण दाब को याद रखिएगा आप लोग। अब आगे देखो, है ना। अब इस विधि के लाभ क्या हैं आप ये और समझिए। ठीक है, इस विधि के लाभ क्या क्या हो जाएंगे, परासरण विधि के लाभ। तो हम इनके लाभ को और देख लेते हैं कि इसमें लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो पहला देखिए आप लोग, इस विधि में क्या होता है, परासरण दाब को बाह्य दाब से संतुलित किया जाता है। ठीक है, आपको बताया था कि यह क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से हमने एक पात्र बनाया था, इसमें ऊपर से हम लोग क्या कर रहे थे, दाब लगा रहे थे। तो इस विधि में क्या करते हैं, हम परासरण दाब को जो है बाह्य दाब से संतुलित करते हैं। कहाँ से करते हैं, बाह्य दाब से। सेकंड देखेंगे, इस विधि में जो होता है परासरण दाब को कम समय में शीघ्रता से मापा जाता है। ठीक है, दूसरा लाभ क्या है इसका, दूसरा लाभ जो है इसका कि इस विधि में क्या करते हैं, हम परासरण दाब को कम समय में शीघ्रता से माप सकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरा देख सकते हो आप लोग कि इस विलयन की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें परासरण दाब का जो है वो सही मान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया यहाँ से, हमने ये 3 इसके लाभ लिखे, किसके, परासरण दाब की वर्कली हर्टले विधि के। एक क्वेश्चन और है आज, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। ये वाला क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन क्या है कि विपरीत परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। परासरण तो आप जानते हो कि विलायक के कणों का, ठीक है, गमन करना। अब लेकिन विपरीत की बात कर रहे हैं, मतलब वापस उसी दिशा में लौटना। तो इसे और समझिए कि विपरीत परासरण क्या होगा। इसे देखें आप,
यदि विलयन पर, देखो पहले तो क्या होता है कि विलायक से कण कहाँ जा रहे हैं, विलयन की ओर, अभी आपको बताया था। लेकिन जब विलयन में कण चले गए हैं तो यदि हम विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, अभी आपको बताया था मैंने, पिस्टन की सहायता से हम क्या करेंगे, इतना दाब लगाएंगे कि परासरण की क्रिया रुक जाए। लेकिन हमने और ज़्यादा दाब लगा दिया, क्या कर दिया, और हमने अधिक दाब लगा दिया। तो यही लिखा है यहाँ पर, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, समझ में आ रहा है, यदि अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो विलायक के कण, मतलब जो जल के कण भी विलयन में गए थे वो, तो विलायक के कण पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटाते हैं। बात समझ में आ रही है, विलायक के जो कण है क्या होता है, ये अपनी मूल अवस्था में लौटाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस क्रिया को बोलते हैं विपरीत परासरण। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे विपरीत परासरण। ठीक है, तो ये हमारी आज की एक शॉर्ट क्लास थी। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको यदि समझ में आता है तो सारे बच्चे क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, कमेंट में कंजूसी ना करें। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।